गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा वर्कशीट नंबर 67 करेंगे और वही अपना चैप्टर कंटिन्यू जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, लैंगिक जनन पढ़ रहे थे हम पहले ही अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। तो जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, आधे आधे क्रोमोसोम देते हैं सब, यानी माता और पिता, और दोनों मिलकर फिर एक क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है। अब ये लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से बना होता है, यानी दो युग्मक मिलते हैं, एक माता का और पिता का। तो इससे क्या होती है, विभिन्नता बढ़ती है, आगे नई स्पीशीज की उत्पत्ति होती है, और आगे इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है बेटा। अब देखो आगे देखेंगे जो सबसे आसान हमारा टॉपिक हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। देखो, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। देखो बेटा, दो तरह के पुष्प होते हैं, एक लिंग वाले और दो लिंग वाले को हम बोलते हैं उभयलिंगी। यानी जिसमें एक लिंग मौजूद हो वो हो गया एक लिंगी, चाहे नर हो या मादा, और जिसमें दोनों मौजूद होते हैं उभयलिंगी। तो एक लिंगी के एग्जाम्पल देखो, पपीता और तरबूज। ठीक है। और उभयलिंगी के एग्जाम्पल हो गए गुड़हल या सरसों। ठीक है। अब देखो, आवर्तबाजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो पराग कण बनाते हैं। देखो बेटा, जो मेल होता है उसे हम पुंकेसर बोलते हैं और वो पराग कण बनाता है, और स्त्री केसर के अंदर अंड होता है। ठीक है। देखो, स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है, एकदम बीच में। देखो बेटा, ये रहा। ठीक है। तथा यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यह 3 भागों में बटा होता है। ये जो मोटा वाला होता है इसे हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है। और इतनी ये जो लंबी पाइप नली होती है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो ये वर्तिका, और ये जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये चिपचिपा होता है। ठीक है बेटा। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे अंडाशय में बीजांड, तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। अब देखो क्या होता है, पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक, जो पराग कण यानी जो मेल पार्ट होता है, वो जब वो परागकण आ जाता है, नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संगलित हो जाता है, यानी यहाँ आ जाता है। देखो, और यहाँ आके एक पराग नली बनाता है। ये देखो आपको दिखाई दे रही है बेटा, पराग कण वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है, वर्तिका के सहारे एक पराग नली बनाता है और जाके अंडाशय से मिलता है। जब मिल जाता है, जनन कोशिकाओं के इस युग्मन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निषेचन। और जनन कोशिकाओं के इस युग्मन या निषेचन से युग्मनज बनता है, और जो वो नया बन के तैयार होता है दोनों का मिक्स होके उसे हम युग्मनज बोलते हैं, जिसमें नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। ठीक है बेटा। दोबारा से देखो, आप लोग बचपन में भी पढ़ चुके हो, जो वो आपका पुंकेसर होता है वो ऐसा ऐसा सा दिखता है बेटा। ठीक है। इसे हम बोलते हैं पराग कोश, इसे, जिसके अंदर छोटे 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 पराग कण होते हैं। ठीक है। और इसे जो ये लंबी लंबी ट्यूब होती है इसे हम बोलते हैं तंतु। ये होता है आपका पुंकेसर। ठीक है बेटा। और आपका स्त्री केसर क्या होता है? यही जो ये चित्र है ये हम बार बार इसे ही समझेंगे। ये वर्तिकाग्र, ये लंबी नली वर्तिका, और ये नीचे गोल अंडाशय। ठीक है बेटा। आगे देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परागण। यानी मेल से फीमेल तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। अब ये भी दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। देखो बेटा, अगर मान लो कोई उभयलिंगी पुष्प है और अपने ही नर से मादा में ट्रांसफर हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं स्वपरागण, और किसी और फूल के नर से दूसरे फूल के मादा पे चला जाता है तो हम उसे बोलते हैं परपरागण। ठीक है। आगे देखो, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है भाई? जाएगा कैसे? या तो वायु या जल या प्राणी, कुछ भी, किसी के साथ, जैसे हमारे कपड़ों पे चिपक गया वहां तक पहुंच गया, हवा से उड़ के पहुंच गया, ऐसे। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया ना, यहाँ से एंटर करके यहाँ तक इसे आना होता है। ठीक है। आगे देखो, इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, जहां भ्रूण विकसित होता है। अभी अभी आपको समझाया, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। यानी लास्ट में बेटा ये जो अंडाशय होता है, आपने अगर सेब में देखा होगा, यही हिस्सा पककर हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है। अब देखो, इस अंतराल में बाह्यदाल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र प्रायः
वह मुरझाकर गिर जाते हैं। मतलब सिर्फ अंडाशय बचता है, जो फल बनता है, बाकी ये सारे हिस्से गिर जाते हैं। ठीक है बेटा। तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुर कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अंकुरण होता है बीज में से नया पौधा निकलना। ठीक है। अंकुरण क्या है, ये रहा इसका आंसर। स्वपरागण और परपरागण मतलब बेटा अपने में ही हो जाए, अपने ही फूल में स्वपरागण, दूसरे फूल में जाके हो परपरागण। एक लिंगी, एक ही लिंग वाले, उभयलिंगी जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो। लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है और किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, ये हमें यहाँ पे टॉप पे आंसर दे रखा है। सिंपल। समझ में आई बेटा आज की वर्कशीट?